ये कुछ ऐसे चुनिंदा बच्चों की जिंदगी का दस्तावेज है जिन्हें पीड़ा की तपन से लाखों बच्चों की गुलामी की जंजीरें पिघल कर टूटी। उनकी जिजीविषा, साहस, हौसलों और संघर्ष के कारण परंपरा का या सोच का हिस्सा बना हुआ है, इसको हमें बदलना है। क्योंकि मैं बहुत ईश्वरवादी आदमी हूँ। मुझे लगा कि अगर परमात्मा ने हम सबको पैदा किया है, एक जैसा पैदा किया है, एक जैसे हाथ पांव आँख कान नाक मुंह सब दिया है, तो ये जो गड़बड़ है ये आदमी की बनाई हुई गड़बड़ है, ईश्वर की गड़बड़ नहीं हो सकती। तो मुझे अगर ईश्वर का काम करना है, ईश्वर की भक्ति करना है, तो आदमी ने ईश्वर की बनाई हुई जिस व्यवस्था को गड़बड़ा दिया है उसको ठीक करने का काम मुझे करना चाहिए, और फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। इस किताब में 12 कहानियां हैं। आपके पास तो हजारों कहानियां होंगी, आपने ये 12 कहानियां ही क्यों चुनी? इसमें हालांकि हर कहानी में कुछ और बच्चों का भी जिक्र है, तकरीबन 100 बच्चे इस हर जुड़ के आगे होंगे, बट आपके लिए चयन करना मुश्किल था कि मैं यही कहानियां लिखूंगा या इन कहानियों के बारे में इसका जिक्र करूंगा? इसके 2 कारण थे। तो ये कि जिन बच्चों के साथ जैसा मैंने लिखा, आपने पढ़ा, कि मेरे लिए कहानियां नहीं थी, मैं इनका सहयात्री था। एक किसी को आज़ाद करा देना, खुश हो जाना, किसी को पढ़ा लिखा देना, खुश हो जाना, ईश्वर की प्रेरणा से ये सब संभव होता है। लेकिन उस अभिव्यक्ति को, उन भावनाओं को, उन मासूम सूक्ष्मतम जो अनुभूतियां हैं मेरी भी और उन बच्चों की, उसको शब्दों में ढालने से साहित्य बनता है। तो मैं रिपोर्ट नहीं लिख रहा था, कहानियां नहीं लिख रहा था, बल्कि एक साहित्य का सृजन अगर मुझे करना था तो बिना किसी मिलावट के उन्हीं सच्ची अनुभूतियों को, उन्हीं सच्ची प्रेरणाओं को, उन्हीं भावनाओं को शब्दों में ढालने में बहुत वक्त लगा। तो जिनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा देर तक चलने का मौका मिला और मैंने देखा कि अंत में ये आशा के किरण बनते हैं, ये उजाला लाते हैं ये बच्चे दुनिया की और दूसरों की जिंदगियों में। तो एक तो मेरा परिप्रेक्ष्य वो था, एक कारण होने का। दूसरा जो था वो ये था कि ये 12 ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चों के साथ जो उत्पीड़न होते हैं, वो उनके जो अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, उनको समझना, और उन बच्चों के सबके स्वभाव भी अलग अलग होना चाहिए, ताकि मैं जब उनके साथ चलता हूँ तो एक ही जैसा स्वभाव होगा, एक ही जैसी कहानी होगी, तो फिर वो साहित्य सृजन नहीं होगा, फिर तो वो एक बच्चे की रिपोर्ट होगी, कहानी। तो अगर हमें एक साहित्यिक कृति पैदा करनी है तो इसीलिए इतना वक्त लगा कि मैं उन अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रवृत्तियों के लोगों, बच्चों को चुनूँ। और तीसरी बात ये थी कि 12 अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं, मान लीजिए ईंट के भट्टे हैं, पत्थर की खदानें हैं, घरेलू मजदूरी है, बाल विवाह है, जहाँ बच्चों के उत्पीड़न होते हैं। तो इन सबको लेके रखा जाए ताकि पूरा पटल, पूरा परिप्रेक्ष्य पता लग जाए। तो इसको पढ़ने से ये पता लग जाएगा कि हमारे देश में ऐतिहासिक तौर पे, व्यवस्थागत तौर पे और वर्तमान में कानूनों की, संविधान की अवहेलना और उल्लंघन हो रहा है। वहाँ पर ये कौन से क्षेत्र हैं और उनमें किस तरह की प्रवृत्तियाँ, किस तरह के जो डिज़ाइंस हैं वो काम कर रहे हैं। तो उनको 3-4 आधारों पर मैंने ये चुना। बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। आप ना सिनेमैटिक तरीके से लिखते हैं। मैं फिल्म का हूँ, इसलिए मैं किताबों में कहानियों को पढ़ रहा था। तो एक तो आपकी बहुत, जो आपका व्याख्यान अपना जो आप करते हैं वो बहुत सिनेमैटिक है। आप अगर बताते हैं कि मैं अपने उस फ्लैट में रहता था, फ्लैट तो नहीं, चौल के कमरे में रहता था, और वहाँ पर एक संदूक था, संदूक के अंदर छोटा सा था, उसमें 3 लोग थे, और फिर ऐसे, तो वो बहुत ही एक ऐसा, उसका जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ही सिनेमैटिक है। आपकी दीवारों की खुशबू का भी एहसास होता है, आपकी रोशनी कैसे कमरे में अंदर आती होगी उसका भी एहसास होता है। वो आपने अपने किताबों में लिखा है। जैसे आपकी पहली कहानी जो है वो पहले से शुरू होती है, और दूसरी कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है कि बच्ची, जो देवली बच्ची है, वो गाड़ी में आपको सुमेधा जी को वो बोलने आती है, वो वहीं पर आती है, फिर वो कहती है कि हाउ डिड यू डिसाइड टू राइट दिस बुक इन दिस मैनर।
क्योंकि आपने देखिए पाठकों को मन में तो रखा होगा, आपने कितना ही सच लिखा है, एक तो लेखक है, एक जो जी चुका है। जी, तो वो जो लेखक या एक साहित्यकार मेरे अंदर रहा बचपन से ही। मैं लिखता था पत्र पत्रिकाओं में वगैरह वगैरह, और उसी के परिणाम स्वरूप मेरा विवाह भी हुआ। मैं उसी पे आने वाला था कि आपने अपने जैसा जीवन साथी कैसे ढूंढ लिया। यार क्यों कहिए कि उन्होंने अपने सुरेंद्र जी के लिए एक बार जोर से तालियां मारिए। मतलब तो सुबेदा जी आमतौर पर इश्तिहार निकालते ना, सुदृढ़ गृहिणी हैं, इतने लंबे बाल, नहीं लंबे बाल के भाई क्यों बोला मैंने मतलब ऐसे मृगनयनी वगैरह। आपके मन में क्या था कि कैसी महिला चाहिए आपको? नहीं भी था, लंबे बाल भी थे, अरे मन में वो सब चीजें थी और सहयोग से वो मिली। लेकिन ऐसा था कि मैं तो विदिशा में मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, पढ़ा वाला वहीं पढ़ा भी था भोपाल विश्वविद्यालय। लेकिन सुबेदा जी दिल्ली की हैं और एक पत्रिका का ये संपादन करती थी, जनज्ञान करके वो एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक पत्रिका थी, समाज वगैरह की। उनके पिताजी उसके प्रकाशक थे और भी कई पत्रिकाएं उनको उससे जनज्ञान प्रकाशन से निकलती थी। मैं उसमें लेख लिखा करता था। तो जब ये देश में इमरजेंसी लगी तो हम जैसे लोग जो आंदोलन में सक्रिय थे, इमरजेंसी के खिलाफ इधर उधर गायब हो गए, तो कहीं मैंने एक लेख लिखा कि जो भारतीय दर्शन या भारतीय जो हमारे मूल्य हैं, उनमें इस तरह की चीज़ संभव नहीं है कि मनुष्य की आज़ादी पर अंकुश लगा दिया जाए। तो अपने अध्ययन और अपनी समझ के हिसाब से मैंने एक आर्टिकल लिखा इनकी पत्रिका में 1975 में इमरजेंसी के दौरान, और वो छपा। और उस छपने के बाद बड़ा विवाद हो गया। इनके पिताजी से पूछना शुरू हो गई कि कौन आदमी है, कहाँ से, क्या है, और उस पर काफ़ी विवाद हुआ। तो बाद में 4-6 महीने बाद में आया दिल्ली, तो मृगनयनी वगैरह वगैरह हमारे दिल में था, अभी भी वो देखिए नहीं तो आपकी नजर तो मेरे जहन में बहुत सारे गाने चल रहे हैं इस समय आप गा सकते हैं, जिनमें से एक गाना मेरी फिल्म का ही है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो ये उस वक्त जैसा आपने कहा ना कि आपने कहा कि तुम पहले क्यों नहीं आए, तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि तुम पहले क्यों नहीं आए। अगर ये गाना मुझे पहले से आप बता देते तो मैं ये गा के आधा अपना संघर्ष पूरा कर लेता। तो पत्रिका में जब मैं छपा और आया वहाँ, तो मैंने अपना परिचय कराया कि मेरा नाम कैलाश सत्यार्थी है, मैं 23 साल का था या 22 साल का, 22-23 साल का। तो इन्होंने और इनके परिवार ने सबने कहा, पिताजी और इनके सहयोगियों वगैरह ने, कि क्या मजाक कर रहे हो, इन्होंने मुझे बाहर कर दिया। ये कैलाश सत्यार्थी नहीं हो सकता, ये कोई उस समय नटवर लाल चल रहे थे लोग, तो नटवर लाल टाइप आदमी है, ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि इन लोगों के मन में ये था कि इतना गंभीर और ऐसे काम, ऐसा लेख जिसमें कई वेदों के उदाहरण है, उपनिषदों के उदाहरण है, वो साबित कर रहा है कोई और एक बात मुक्ति की व्याख्या सामाजिक संदर्भों में कर रहा है, तो हो नहीं सकता। तो मुझे इन्होंने कहा कि आप चले जाइए, इस तरह का मजाक मत कीजिए मेरे साथ। तो ये तो चली गई बात में अपनी गाड़ी उठा के, और उनके मैंने कहा कि मैं उनसे मिलूंगा प्रकाशक से। प्रकाशक से मिलने की जिद में मैं बैठा रहा, मैं भी थोड़ा जिद्दी टाइप आदमी, और फिर ये दिख गई तो और भी ज़्यादा जिद और गहरी हो गई। तो फिर हमने उनको 1 घंटे 2 घंटे बाद वो मिले, उन्होंने बातचीत किया। पंडित भारती नाथ का नाम था कि बेटा तुम कहाँ चले हो, रात को इतनी दूर से आए हो दिल्ली में। हालांकि मैं एक मित्र के यहाँ ठहरने वाला था, लेकिन मैंने कहा अभी तो तय नहीं है, आप बताएं। बोले आप मेरे साथ चलो, मैं उनके साथ चला गया घर में। घर पे जाके मैं ठहरा, तो वो गाना मुझे याद नहीं आया जो आपने अभी गाया उस समय, लेकिन वहीं से शुरुआत हो गई। और अंत में मतलब मुझे लगता है कि आदित्य चोपड़ा को आपकी कहानी पता थी, क्योंकि उसमें भी ऐसा होता है कि लड़का जो है वो लड़की के फादर को पटाने की कोशिश में रहता है। कर लिया। और एक बात, उस बात थोड़े दिन बाद दिवाली आई। अच्छा। तो दिवाली पर मैंने इन्हें प्रेम पत्र लिखा।
अच्छा। उन दिनों आपको पता होगा कि पेड़ पर बड़े रंग बिरंगे कागज पे लिखे जाते थे, रंग बिरंगे स्याही से, 77 की 76 साल। तो मैंने नहीं लिखा ऐसा, सिंपल तरीके से लिफाफे में बंद करके भेजा, 4 लाइन। अच्छा, उजली इमारत के लाख दिए बेमानी, वाह वाह, एक बार उजली इमारत के लाख दिए बेमानी, चलो बने एक दिया अंधियारी बस्ती का। वाह। और बाहर के साथ साथ अंतस का तम मिटे, फर्क मिटे बूंद और सागर की हस्ती का। वाह, क्या बात है। तो अब क्या था, वो तो अब हो गया, इनको भी लगा, वहीं से और ज्यादा शुरुआत हो गई और धीरे धीरे लगने लगा कि उसका जवाब आएगा। तो जवाब आया तो फिर विवाह तक पहुंचा। क्या बात है, बहुत अच्छे। और ये आज भी फ्लैशबैक में जाके वैसे ही शर्मा रही हैं जैसे, और जैसे उस दिन शर्मा रही थी। पर चलिए, बट बहुत एक खूबसूरती से आपने, यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो, यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, एंड यू हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट, एंड ये कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल होता है। एंड द फैमिली इज ऑल्सो विद यू। जिस हिसाब से आपकी बहू आपकी अपनी सास को गले लगा रही हैं और उनके साथ मुस्कुरा रही हैं, कितना अच्छा वातावरण आपने क्रिएट किया, ये बहुत ही अच्छी सीखने वाली चीज़ें हैं। तो एक जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐड आती है, द कंप्लीट मैन, तो ये आप पर सूट कर होता है। और मैं इसके लिए हर तरह के रोल कर चुके हैं जीवन में, और मैं जानता हूं कि जिस वक्त आप जैसे कुछ गिने चुने लोग कोई भूमिका अदा कर रहे होते हैं तो उसके साथ इतना रच बस जाते हैं कि ये पता करना मुश्किल हो जाता है। अभी मेरे 7 साल के पोते से मेरा बेटा परिचय करा रहा था, अनुपम भाई का, तो कहा कि ये धोनी के पिताजी, धोनी की कोई फिल्म देख रहे हैं, तो अब वो इनको इनके तरह नहीं पहचाना, वो धोनी के पिताजी की तरह ही जानता है, 7 साल का बच्चा। तो पूरे देश के करोड़ों लोग ऐसे ही जानते हैं। तो इतने सारी भूमिकाओं में रोल करने वाले आप जैसे व्यक्ति ने अगर ये प्रमाणित किया है कि मैं एक कंप्लीट मैन की तरह हूँ, तो मैं मान ले रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तो मुख्य अतिथि हूँ। अब इससे ज़्यादा तो मैं ऊपर जा नहीं सकता हूँ, तो मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं बड़े डंके की चोट से कह सकता हूँ। आपसे अंदर मैंने पूछा कि इसके बाद आप शायद जिक्र किया आत्मकथा लिखने वाले, अब शायद ये मंच रोज उसका जिक्र करने का नहीं है, मगर मुझे तो बताया नहीं गया था ये पूछना है ये नहीं पूछना है। हालांकि एक कागज़ दिया था मुझे किसी ने एयरपोर्ट पे कि ये आपके सवाल है, मगर मुझे याद नहीं है वो। मैं तो डायलॉग भी अपने चेंज करता रहता हूँ। तो आत्मकथा आपने कहा कि मैंने शीर्षक भी नहीं लिखा और लिख चुके हैं। आजकल बायोपिक बहुत बनती हैं, जो सिनेमा जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसका आपको सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। सिनेमा, आपकी कहानी मुझे लगता है कि दुनिया के हर इलाके तक पहुंचनी चाहिए। किताबें बहुत अच्छी हैं, मगर सिनेमा का जो प्रभाव है, सिनेमा जो है वो डीवीडी पे रहता है, डिजिटल पे जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ जो है अनबिलीवेबल होती है। यू वुड लाइक टू your story to be made into a film, will you? आप सिनेमा जगत के बहुत बड़े हस्ती हैं, अगर आप ये सोचते हैं तो ठीक है। तो फिर मैं आपसे आज एक चीज मांग रहा हूं, मुख्य अतिथि होने के नाते। मुझे 8 फिल्मफेयर अवार्ड मिल चुके हैं, 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, 532 फिल्में कर चुका हूं। आपका रोल तो और कोई नहीं करेगा सिवाय। तो इतने सारे लोगों के सामने आपने सिर हिलाया, मुझे ऐसा लगा, मुझे एक फीलिंग आई अंदर से, जो आप नहीं कह रहे मुझे ज्यादा सुनाई दे रहा था। जो आप नहीं कह रहे मुझे सुनाई देंगे। मैं तो जोर जोर से बोला। तो जल्दी लिखिए
उस पर फिर आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचाते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो हमारा सवाल ही होगा, तो देखिए आप लोगों ने तालियां कम बजाई इस बात पर। मैं तो ऑलरेडी पोस्टर इमेजिन कर रहा हूँ, अनुपम खेर इन एंड एज कैलाश सत्यार्थी। ये पानी लीजिए, ये पानी पीने की जरूरत पड़ गई सर को। अच्छा, वाह। तो हमारे में मुझे आपका तो पता नहीं है, लेकिन मैं पानी पी के चीयर्स करता हूँ हमेशा। चीयर्स करते हैं, आइए। ये ऐसा पानी है जो इतना चढ़ने वाला है मुझ पे। आप अपनी तरफ से कुछ किताब के बारे में, मेरा काम तो हो गया। अच्छा, मैंने ये सोचा नहीं था। इसकी खासियत ये थी कि सच्चाई वो दिया है, मेरे हिसाब से सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पे भी रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। तो इसलिए मैंने ये कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था। और जब मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी, मुझे लगा कि आप इतने खूबसूरती से लिखते हैं, और वो भी ऐसे बच्चों के बारे में जिनके प्रति मैं 2 बार रोया। ये सच बता रहा हूँ, मेरे साथ वाले बैठे एक इंसान थे, तो मेरे आँख में 2 बार आंसू आए दूसरी पहली कहानी में। एक भी जब वो बच्ची पूछती है कि पहले क्यों नहीं थी, पहले क्यों नहीं आए, तो आई हैव टीयर्स इन माय आईज। सो इट हैज़ एन अमेजिंग क्वालिटी ऑफ मूविंग यू कंप्लीटली, एंड आई थिंक that's a great thing that you've done for the children and for writing this book. And that's why it's important to tell your story from struggling from small विदिशा से लेकर आज के इस मंच तक। आप चूंकि मुस्कुराते रहते हैं, चूंकि आप दुनिया को अपना जो सफ़र है वो बताते नहीं हैं, लेकिन जिस दौर से आप गुजरे हैं उस दौर से पहुंचकर और वो ये इंसान बनना, आई थिंक इट हैज़ ए ग्रेट मैसेज एंड ए ग्रेट। गांधी जी की एक लाइन थी, माई लाइफ इज माई मैसेज। मतलब आई थिंक गांधी जी के अलावा पूरा दुनिया में कोई वर्ल्ड का लीडर ऐसी लाइन नहीं बोल सकता, माई लाइफ इज माई मैसेज। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ भी आपका मैसेज है। धन्यवाद मेरी तरफ से। ये किताब के प्रचार के लिए भी कह रहा हूँ, ये काम तो अनुपम भाई ने काफ़ी कर दिया। किताब में क्या है या उसका कथ्य और तथ्य और उसकी जो शैली है इस तरह की हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जब हम साहित्य की बात करते हैं तो कुछ समाज की असलियतों को उजागर करते हैं, लिखते हैं शब्दों में, कल्पनाशीलता का काम लेते हैं और कुछ अपनी भावनाएं उसमें रखते हैं, दूसरों की भावनाएं समझते हैं। लेकिन हमारी 40-45 साल की ज़िंदगी के संघर्ष में जो अनुभूतियाँ रही एक साधारण इंसान के नाते, किसी एक्टिविस्ट के नाते नहीं, किसी और किसी को आज़ाद कराने वाले के नाते नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के नाते गहराई से समझने की और उन अनुभूतियों को, संवेदनाओं को पकड़ के लिखने की कोशिश। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लोगों के लिए चौंकाने वाली होंगी इसमें, लेकिन अगर आपके आंसू आते हैं इनकी तरह, तो वो आंसू मनुष्यता के प्रति, इंसानियत के प्रति प्रेम का प्रतीक होगा। और वो आपके भीतर का जो इंसान है, मैं कई बार कहता हूँ योर इनर चाइल्ड शुड बी योर गाइड। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि नेल्सन मंडेला है, ये दलाई लामा वगैरह वगैरह, उसमें 25-30 साल पहले उन्होंने मुझे भी उसमें एक पात्र चुना और मेरे ऊपर भी उसमें एक कहानी है लोगों के साथ। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, उनको मैंने लिख दिया कि जिन कारणों से मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है, उनमें बच्चे हैं।
तो किसी एक बच्चे को भेजूंगा। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि आप आइए लेकिन किसी बच्चे को ले आइए। तो कालू उसके लिए चुना गया और कालू वहाँ प्रेसिडेंट क्लिंटन ने देखा कि इन लोगों के, इतने बड़े लोगों के बीच में ये बच्चा बैठा हुआ है। बड़े लोग मतलब कई नोबेल लॉरिएट्स थे उस समय उसमें। आई थिंक इट वाज 1995 और 6 है। तो उन्होंने पूछा कौन है, उसने कहा कि मैं तो एक साधारण बच्चा हूँ, आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं। आप मुझे बताइए कि आप हम जैसे बच्चों की पढ़ाई, उनका बचपन लौटाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये जो जिसके साथ आया उसने समझा के भेजा होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा हम लोग ये कर रहे हैं, थोड़ा समझाया उन्होंने, पीठ पे हाथ रख के उससे प्यार करके। तो उन्होंने कहा कि हमारे बाद जो भी आएगा वो भी ये काम करेगा। उनका आखिरी टर्म था, 4-6 महीने बाद चुनाव होने वाले थे। तो उसने कहा कालू ने कि देखिए, बच्चों के बचपन को लौटाने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बने रहना या अमेरिकी राष्ट्रपति होना जरूरी नहीं है। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग तो अभी ये काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा हुआ कि एक सप्ताह के अंदर जब हम लौट रहे थे तो हमें एयरपोर्ट पर किसी ABC या CNN में देखने को मिला कि प्रेसिडेंट क्लिंटन ने जो दुनिया में, खासकर अफ्रीका के बच्चों के लिए जो अमेरिकी सरकार मदद देती थी, उसको 6 गुना बढ़ा दिया। तो मुझे मेरे लोगों ने कहा कि जब स्पीक ट्रुथ टू पावर, उन्हीं ने कहा, कैरी कैनेडी ने, कि when a child speaks truth to power and that courage, then the things change and that is an example now. तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो वो कालू हमारे साथ काम करता रहा। उसको किसी बड़ी एडवर्टाइज कंपनी ने रखना चाहा, पैसा देना चाहा, नहीं उसने किया। उसने कहा कि मुझे जैसे मुक्त कराया गया है, मैं जब तक भाई साहब के साथ मिलकर देश के हर बच्चे को मुक्त करा के स्कूल में दाखिल नहीं करा देता, मैं कोई सरकारी या किसी प्राइवेट नौकरी में नहीं रहूँगा। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। दुर्भाग्य ये रहा अनुपम भाई कि वो हमारे संगठन में काम करते हुए, हमारे एक मुक्ति कारमा एक है जो गांव-गांव में जाके लोगों के साथ वो बच्चे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और चेतना जगाते हैं उनको कि ये बुराइयाँ नहीं होना चाहिए, बाल विवाह, बाल यौन शोषण वगैरह। तो वो भी ये काम कर रहा था। बहुत ही अच्छा एक्टर था वो, आज नहीं है वो हमारे बीच में। तो मैंने उसकी कहानी जब लिखी तो एक छोटी सी कविता उसके साथ जी जी कहानी तो इसके अंदर है। जिस वक्त उसकी मृत्यु का समय, उसे सांप ने काट लिया। एक गांव में ठहरा हुआ था हमारा मुक्ति कारमा, तो वो सुबह सुबह उठा और घूमने गया। एक तो बच्चा मौजूद था वहाँ पर, ऐसे लोग थे, तो उसको सांप ने काट लिया। और फिर बहुत कोशिश हमने करी, 10-15 दिन तक, 20 दिन तक, लेकिन बचा नहीं पाया। बहुत ज़्यादा किसी ने जहरीले सांप ने। आज मेरी अधलिखी मगर सबसे खूबसूरत, प्यारी सी, नन्ही सी, सपने सी कविता को काल बनकर डस लिया जहरीले सांप ने। खुले आसमान को, सागर को, लहरों को, धरती को, पर्वत को, अभी अभी फूटी भोर की किरण को, गर्म गर्म आंधी को, ठंडी बयार को, भीतर से ज्वालामुखी, बाहर फुहार को, और मेरी अधजली और मेरी अधलिखी नाजुक सी कविता को काल बनकर डस लिया जहरीले सांप ने। मुक्ति के अर्थ को, सफलता के गर्व को, खुद पर विश्वास को, जीत के एहसास को, बचपन की परिभाषा को, आंदोलन की आशा को, और मेरी नन्ही सी, प्यारी सी, अधलिखी कविता को काल बनकर डस लिया जहरीले सांप ने। हवाओं में भूल चुकी मीठी सरलता को, प्राणों में बस गए सच्चे संकल्प को, चेहरे से कहीं चौड़ी निश्चल मुस्कान को। बहुत बड़ी उसकी मुस्कान थी, मोटी, बड़ा होता था। निश्चल मुस्कान को, छोटे से जिस्म में बड़े से इंसान को,
गुलामी को, दुखों को, निराशा व घृणा को बार बार रौंद चुके धूल सने पैरों को, और मेरी अदलिखी अनकही नन्ही सी कविता को, कालू को काल बनकर डस लिया जहरीले सांप ने, जहरीले सांप ने काल बनकर डस लिया आज मेरी कविता को, आज मेरे कालू को। लेकिन मैं इससे अंत नहीं करना चाहता। इसमें ऐसी कहानियां हैं, जो बच्चे बैठे हैं जिनके वजह से भारत का कानून बदला। बच्चे घरों में बाल मजदूरी घरेलू बाल मजदूरी हमारे देश में कानूनी अपराध नहीं थी, लेकिन अशरफ जो दूसरा शहीद हुआ है हमारा, बीमारी में उसकी डेथ हुई, वो बड़ा होने के बाद डेथ हुई। लेकिन एक मालिक के जहाँ वो काम करता था, वो एक बड़े IAS ऑफिसर थे, मिस्टर खान, और उसने घर में बच्चे का बचा हुआ दूध पी लिया, भूखा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे काम के, हमारे धार्मिक समझ के हिसाब से, विश्वास के हिसाब से इसको सजा करनी चाहिए चोरी की। तो उसको गरम तवे पे हाथ रख के जला दिया, पति पत्नी ने मिलके। वो IAS ऑफिसर पुलिस साहब ने जलाया। तो हमने उस मामले को उठाया, कोर्ट में भी ले गए और कई तरह की चीज़ें हुई, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ कई लोगों ने, कुछ धार्मिक लोगों ने, मौलवियों ने, कुछ पैसे वाले लोगों ने उसकी माँ को डराया धमकाया। फूल जहाँ उसका नाम था, वो नहीं डरी, नहीं झुकी, पैसे उठा के उसने मुँह पे दे के मार दिए उन लोगों के। और जब वो अल्लाह मियाँ का दुआई दे रहे थे वो लोग, तो उसने कहा कि अल्लाह का असली बंदा मेरा भाई है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, तुम भले मेरे मौलवी क्यों ना हो। और वो नहीं माने। अंत में वो लड़ाई लड़ी भुवन जी और हमारे वकीलों ने, और फुल्का जी भी यहाँ मौजूद हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट हुए, लेकिन अंत में भारत सरकार को कानून में बदलाव करके घरेलू बाल मजदूरी को पूरी तरह प्रतिबंधित करना पड़ा। इसका श्रेय उसको जाता है। इससे बहुत सारी कहानियां हैं, और आप यहाँ आए और आपने जो सही बात पकड़ी ना, वो यही थी कि आप देश के धन्य सिनेमा के नायक हैं, भारतीय सिनेमा के। अनुपम खेर जी के नाम के बगैर आप भारतीय सिनेमा को अधूरा ही समझेंगे आज की तारीख में भी, और आज से 10 साल पहले और आगे आने वाले 10-20 सालों 50 साल तक। तो उस नाते तो हम सब लोग आपको स्नेह करते हैं, दुनिया के करोड़ों लोग आपको चाहते हैं। लेकिन दूसरा जो कारण है वो यही है कि जो मानवीय संवेदना और जो बच्चों के प्रति आपके मन की करुणा, और जो व्यवहार में भी आपने फाउंडेशन बनाकर कि वो दूसरों को प्रेरणा देगी। जो सेलिब्रिटीज बन जाते हैं उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग कहीं भी आगे पहुंच जाएं, लेकिन अगर हमारे बच्चों को हम पीछे छोड़ देंगे तो हम सही मायनों में सभी नहीं रह जाएंगे। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं और बच्चे पीछे छूट गए और आप चले गए आगे, तो how can you leave your children behind? It's not possible. Nobody will call you civilized or cultured or even human being. आप अच्छे इंसान ही नहीं अगर आप बच्चे को पीछे छोड़ दिए तो बच्चों को साथ लेके चलें। हम लोग सब मिलकर दुनिया के, न केवल भारत के, और ये केवल एक अर्थ नहीं, वो नहीं है, एक सूक्ति वाक्य नहीं है, अयम निजय परोवेति गणना लघुचेतुषाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। मैं दुनिया के 140 देशों में काम करता हूँ पिछले 25-30 साल से, और यही बात करके कि हमारे भारत की धरती से हमने वसुधैव कुटुम्बकम को एक नारे की तरह, एक स्लोगन की तरह, एक सूक्ति वाक्य की तरह नहीं समझा। हम में से कुछ लोग उसको अपनी जिंदगी में जी सकते हैं, उतार सकते हैं। और मेरे लिए भारत के बच्चे हों, सूडान के हों, पाकिस्तान के हों, नेपाल के हों, बांग्लादेश के, अमेरिका के, दुनिया के किसी देश के हों, मैं उनको उतना ही प्यार करता हूँ जैसे मैं अपने बच्चों को करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत प्रेरणात्मक था आपसे बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आपका। हम बच्चे को सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें, उसकी पहचानें देते हैं। कई बार वो पहचानें समाज से एक दूसरे को अलग करती हैं, लेकिन बच्चा बहुत निश्चल है।
सरल है, सच बोलता है, पारदर्शी है, क्षमाशील है। इसलिए बच्चे से वो सारे गुण हम लोग सीख सकते हैं। और अगर हम अपने बचपन को याद करते हुए, अपने माता पिता, दादा दादी, परिवार, मोहल्ले, गांव को याद करते हुए अपने उस इनर चाइल्ड को, अंदर के बच्चे को जिंदा रखें, तो हम दुनिया को सबसे बेहतरीन दुनिया बना सकते हैं।